तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें जो हीट होती है वो निकलती है। मतलब कि जिन भी रिएक्शन में हमें रिएक्शन कराने के बाद वो उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आए तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे अगर हम पेपर को बर्न करें तो पेपर को बर्न करेंगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी। तो एक ऐसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वही रिएक्शन हो गई, जितनी भी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अब कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं जो हमारी एक्सोथर्मिक होती हैं? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हो गया कंबसन। मतलब कोई भी चीज़ जब दहन होता है, जलती है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और कंबसन जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, यानी कि एक तरफ से ये ऑक्सीडेशन भी है। दूसरी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर एसिड को और बेस को, अम्ल और क्षार को आपस में अगर हम मिला देंगे तो इससे सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ये बर्न हो सकती है और इससे इस रिएक्शन में हीट पैदा हो जाती है। तो हीट पैदा होती है तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे की जो चीज़ें हैं उन पर जंग लग जाता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं। अब जब लोहे में जंग लगता है तो इस रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और ये आयरन ऑक्साइड बनाती है, और इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन होती है। थर्मेट रिएक्शन जो होती है इसको आप आने वाले चैप्टरों में पढ़ोगे। तो थर्मेट रिएक्शन जो होती है वो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो इससे जो है बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मेट रिएक्शन। और इस थर्मेट रिएक्शन का यूज़ रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि रेलवे के ट्रैक आपने देखे होंगे कितने मजबूत लोहे के बने होते हैं, उतनी भारी ट्रेन और उसके पैसेंजर्स का वेट वो सहन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर में आती है, यानी कि यानी कि ये अभिक्रिया भी एक तरह से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं, पहला तो हो गया इस पर कंबसन, दूसरा हो गया इस पर ऑक्सीडेशन, तीसरा हो गया न्यूट्रलाइजेशन, चौथा हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। नेक्स्ट हो गया थर्मेट रिएक्शन। उसके बाद हो गया इस पर जब हम पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन को आपस में मिला देते हैं तो इससे जो है क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और ये जो चीज़ मिल के बनती है ये कहलाती है TNT। TNT यानी कि बारूद, जिसे हम दिवाली के टाइम पर पटाखों में यूज़ करते हैं, या बंदूक की जो गोलियां होती हैं उनके अंदर इसको यूज़ करते हैं। जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने इसकी खोज की थी और इससे उन्होंने इतना पैसा कमाया था कि उन्होंने जो है इसका एक चैरिटी के लिए रख दिया इसका पार्ट। और साइंस में जो भी कोई रिसर्च करता है, साइंस या किसी भी फील्ड में, तो उसको एक प्राइज़ मिलता है जो कि सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है, और उस प्राइज़ को नोबल प्राइज़ बोला जाता है। तो अल्फ्रेड नोबल ने इस डायनामाइट को बनाया, और डायनामाइट यानी जो बारूद है वो बनता है पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन से। और इस चीज़ को आप घर पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक्सप्लोजन हो सकता है, उस एक्सप्लोजन में आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। अब दूसरी तरफ होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसकी उल्टी है। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें क्या क्या आता है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? अब जैसे कि बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसमें ऊष्मा निकलती थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसकी उल्टी होती है। मतलब क्या हो गया, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जो ऊष्मा है वो अवशोषित होती है, तो इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? सिंपली हमारे घरों में आइस होती है, फ्रिज से जब आइस को हम बाहर निकालते हैं तो मेल्ट होती है। मेल्ट होती है तो वो एटमॉस्फेयर की हीट को
ले लेती है मेल्टिंग के लिए। तो इसलिए जो है हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पहला एग्जाम्पल तो हो गया इसका मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस का मतलब हो गया कि पिछले साल आपने 9th क्लास में पढ़ा था इसके बारे में कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं इसको। और जब ड्राई आइस को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हम लाते हैं तो ये लिक्विड में ना बदल करके सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये सब्लिमेशन जो है ये भी एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर की एब्जॉर्ब होती है, इसलिए जो ड्राई आइस है इसका यूज़ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो आइसक्रीम वाले आइसक्रीम जमाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगली रिएक्शन जो है वो होगी इस पे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब होता है तो आपको पता है इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। जैसे कूलर है तो कूलर पानी की बूंदों को इवेपोरेट करता है और उससे हमारा रूम जो है वो कूल हो जाता है। तो जो इवेपोरेशन है तो ये जो प्रोसेस है ये भी अपने आप में एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो सॉल्ट होते हैं उनके अंदर पानी की मात्रा होती है। तो जैसे कि Na2CO3, इसमें 10H2O होते हैं। Na2CO3 क्या होता है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे इसको कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है और 10H2O होता है डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 को डेका बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो चीज़ है ये। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल पानी के इवोपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से इवोपरेशन आ गया। तो जब भी पानी के मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। सो होप कि ये दो रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी, इसके एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसी जानकारी आप और भी चाहते हैं आगे तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।